मेहमानों के साथ हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। तब तक कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं कि आखिर दूसरे फेज की 8 सीटों का हाल एग्जिट पोल क्या कहता है वो देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी की जीत संभव, एग्जिट पोल में जीत रहे हैं महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा वर्सेस राहुल लवाना में मुकाबला हुआ और यहां पर गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा की जीत संभव। गौतम बुद्ध नगर में इस बार के वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 59.54% वोट पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर करीब 29.38 लाख हैं, भारी संख्या में वोटर हैं और यहां पर महेश शर्मा की जीत संभव है। एग्जिट पोल के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा जीत रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के राहुल लवाना की हार हो रही है। यह तस्वीर यहां पर गौतम बुद्ध नगर की निकलकर सामने आ रही है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत का अनुमान है। बीजेपी के अतुल गर्ग की जीत संभव है, कांग्रेस की डॉली शर्मा से उनका मुकाबला है। गाजियाबाद की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी की भारी जीत का अनुमान है। गाजियाबाद में बीजेपी की भारी जीत का अनुमान, बीजेपी के अतुल गर्ग की जीत संभव है। और गाजियाबाद में इस बार वोटिंग के प्रतिशत की बात करें तो 49.65% वोट पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर 14.93 लाख के करीब हैं। ये गाजियाबाद में बीजेपी ने गाजियाबाद में वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उतारा था और एग्जिट पोल में उनकी बम्पर जीत होती नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल की तस्वीर हम बता रहे हैं गाजियाबाद की आपको। और अब बात कर लेते हैं मेरठ की। एग्जिट पोल के रिजल्ट में बीजेपी मेरठ सीट जीत रही है। मेरठ सीट से भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा हार रही हैं। ये तस्वीर मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ की हम बात कर रहे हैं। मेरठ में इस बार 58.94% वोटिंग टर्नआउट रहा और 20 लाख से ज्यादा मतदाता मेरठ में हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कई फैक्टर्स हैं। 20 लाख से ज्यादा मतदाता, 58.94% वोटिंग टर्नआउट वहां पर रहा है। टीवी सीरियल रामायण के भगवान अरुण राम गोविल वो वहां से जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा मेरठ से हार रही हैं। एग्जिट पोल की यह तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं कि एग्जिट पोल में किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ की तस्वीर। और एग्जिट पोल के रिजल्ट में बीजेपी मथुरा सीट जीत रही है। मथुरा में बीजेपी से हेमा मालिनी चुनाव जीत रही है। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी के मुकेश धनगर हार रहे हैं। मथुरा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और 49.49% वोटिंग वहां पर हुई है। साल 2019 में हुए चुनाव में 61% वोटिंग हुई थी, यानी कि वोटिंग परसेंटेज इस बार मथुरा में कम रहा है। फिल्म अभिनेत्री 2 बार मथुरा से चुनाव जीत चुकी है हेमा मालिनी। एग्जिट पोल में हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव जीत रही हैं। वहीं धनगर आंदोलन से जुड़े रहे कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर एग्जिट पोल में हार रहे हैं। तो एग्जिट पोल में अमरोहा में अगर हम बात करें तो बीजेपी जीत रही है। बीजेपी से चौधरी कंवर सिंह तंवर जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस के कुंवर दानिश अली हार रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। अमरोहा सीट पर 17 लाख वोटर हैं और इस बार हुए लोकसभा चुनाव में 64.58% वोटिंग टर्नआउट रहा है। 64.58% ये वोटिंग टर्नआउट यहां पर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर दिल्ली के महरौली के रहने वाले हैं और जमीन के कारोबार करते हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को यहां पर झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं और एग्जिट पोल में कुंवर दानिश अली की हार हो रही है। ये यहां पर एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहां पर हम बार बार ये भी साफ कर रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। और एग्जिट पोल में बागपत सीट की अगर हम बात करें तो एनडीए के खाते में जा रही है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा की हार हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अमरपाल शर्मा की हार हो रही है। बागपत लोकसभा सीट पर 56.19% वोट हुए थे। 2019 के 64.59% के मुकाबले 8.43% कम मतदान हुआ। बागपत में 16.53 लाख वोटर्स हैं। तो ये बागपत की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। 1970 के बाद यानी कि करीब 50 साल में पहली बार बागपत लोकसभा सीट पर चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। वहीं एसपी ने अमरपाल शर्मा पर वहां पर दांव खेला। ये यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और बात करते हैं बुलंदशहर की। एग्जिट पोल में बुलंदशहर की सीट भी बीजेपी के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के शिवराम को एग्जिट पोल में हार मिली है।
एक बार हम ये साफ कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल है बुलंदशहर लोकसभा सीट पर। इस बार 56.41% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर सीट पर 18.55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो एग्जिट पोल में बुलंदशहर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी के भोला सिंह बुलंदशहर से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के शिवराम को एग्जिट पोल में हार मिली है। ये तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। और अलीगढ़ में आपको बता दें कि एग्जिट पोल में अलीगढ़ की जो तस्वीर है, एग्जिट पोल में अलीगढ़ में भी कमल खिल रहा है। अलीगढ़ में बीजेपी के सतीश कुमार गौतम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह हार गए हैं। अलीगढ़ जिले में इस बार 56.62% वोट पड़े। 15 साल में यह सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है। पिछले चुनाव में भी सभी विधानसभाओं में 60% वोट पड़े थे। अलीगढ़ में 19.90 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और अलीगढ़ में 2 बार के अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम बीजेपी ने इस बार भी दांव खेला है। तो तमाम खास मेहमान लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। एक बार फिर चलते हैं, आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये दूसरे चरण की तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रखी है एग्जिट पोल की, जिसमें भी कमल खिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि बाकी जगहों पर हमने पहले चरण में कई जगहों पर देखा था जहां पर कांटे का मुकाबला था, लेकिन दूसरे चरण में कांटे के मुकाबले की सीटें कम हैं, कमल ज्यादा जगह दिख रहा है। अनुपम जी, पिछले चुनाव में अगर आप सेकेंड फेज को देखेंगे तो लगभग भारतीय जनता पार्टी का जो था सिर्फ एक सीट छोड़ करके हमने सभी जीत ली थी। और मैंने आपसे कहा कि इस बार पिछली बार 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अखिलेश यादव जी के साथ थी और चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी भी उस समय, चौधरी अजीत सिंह जी जीवित थे, उनकी पार्टी उनके साथ थी और कांग्रेस का भी उनका गठबंधन रहा। लेकिन उसके बावजूद हमने सेकेंड फेज की लगभग सारी सीटें जीती थी, एक सीट छोड़कर। इस बार का जो गठबंधन है हमारा, इस बार बसपा अलग लड़ रही है। चौधरी जयंत सिंह जी भाजपा के साथ हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, और हमारे साथ अन्य तमाम दल भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है, मोदी जी ने जिस तरीके से 10 साल के अंदर देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में, एक भारत की सीमाओं को जो सजगता से उन्होंने रक्षा की है, दुश्मन के देश के अंदर घुसकर के मारने की क्षमता आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह सब चीजें आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में पेश करती है। हमारे पास एक ईमानदार नेता है, पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी के मोदी मंत्रिमंडल पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई विपक्ष पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि बेदाग चरित्र, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला नेता हमारे पास है। वहीं विपक्ष के पास जो भी नेता है वो छुट्टियों का महत्व देते हैं, अपने 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 शौक पूरे करते हैं, लेकिन जनता के प्रति कोई भी धूप में बाहर नहीं खड़ा। अशोक यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, दूसरे चरण में आप तो दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके नेता दावा कर रहे हैं, सवाल यहां पर यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, इन तमाम जगहों पर तो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की भी बात कर लें तो इन सभी जगहों पर, ऐसे में आपके दावे कैसे माने जाएं, जबकि एग्जिट पोल में तो तस्वीर कुछ और ही है। अनुपम जी, देखिए एग्जिट पोल की बात अगर सबसे पहले मैं कर लूं, फिर सीटों पे आता हूं। देखिए 97 करोड़ जो है हमारे यहाँ मतदाता 2024 में है, और आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में अपने बताया कि 93,240 लोगों से आपने सर्वे लिया है, तो जहां 97 करोड़ लोग वोटर हैं उसमें से आपने 93,240 लोगों से आपने पूछा है, तो कितना ऑथेंटिसिटी होगी इसमें, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, हमारे अभी भाजपा के साथी कई बार बोल चुके हैं कि हमें जो जयंत चौधरी जी का साथ मिलने से हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश सही हो गया, लेकिन जयंत चौधरी जी के साथ आने से क्या पश्चिम का किसान, जिस किसानों को आपने काले कानूनों के माध्यम से 700 से ज्यादा किसानों को आपने मरने पे मजबूर किया, जिन किसानों के लिए आपने इतने इतने अत्याचार किए, क्या जयंत चौधरी जी के जाने से वो किसान भी भाजपा की तरफ गया? प्रश्न यह है अनुपम जी। और अगर किसी नेता के जाने से उस पूरा वर्ग का नेता अगर चला, सारा वोटर चला जाए, अनिल दुबे इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे। अनिल दुबे आपकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ बात कह रहे हैं वो, तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। जी अनुपम जी, हमारे समाजवादी मित्र कह रहे हैं, बात किसानों की कर रहे हैं,
जब वो किसान आंदोलन हुआ था, जब 3 काले कानून आए थे, तो ये समाजवादी मित्र ये बताओ ना कि ये उस आंदोलन में कहाँ थे? समाजवादियों ने कोई उन किसानों के लिए कोई संघर्ष किया हो, इनके नेता ने कोई उस पर संघर्ष किया हो? जब वो तीनों काले कानून आए थे, जब किसानों के को संघर्ष की उनको जरूरत थी, तो हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी वहाँ पहुँचे थे, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँचे थे। उस आंदोलन को ताकत देने का, उस आंदोलन को खड़ा करने का काम राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने किया, और हमारे दबाव में, हमारे प्रयासों से वो काले कानून वापस हुए। तो किसान ये जानता है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है, इनको किसानों के बारे में बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये देखिए, जब स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा गया तो राज्यसभा में इन लोगों ने चौधरी साहब का नाम ये लेते हैं, लेकिन चौधरी साहब के सम्मान पर भी इन्होंने राजनीति करने का काम किया, और उसका असर इतना हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग 2 चरणों के चुनाव में एक भी सभा नहीं कर पाए। इनको जनता में अपनी अपील करने के लिए गाजियाबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इनको ये कहना पड़ा कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है। वहीं बगल में मुख्यमंत्री श्री योगी जी का हेलीकॉप्टर उतरता है, इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा। विजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, जो सबके पास चलना है, विजय जी, ये दूसरा चरण जो था, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय उपाध्याय जी, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के तमाम जो सीटें थी, इसका जो एग्जिट पोल में तस्वीर उभर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां पर जीत की ओर आगे बढ़ रहा है, जीत इनकी संभव हो रही है प्रत्याशियों के एग्जिट पोल में। आपको क्या लगता है, सेकंड फेज की जो सीटें थी, इस पर तस्वीर? देखिए, ये जिन सीटों का आप नाम ले रहे हैं, ये परंपरागत सीटें हैं। कल्याण सिंह के जमाने में 91 में जब बीजेपी बहुमत में आई थी, तभी इन इलाकों में बीजेपी को जीत मिली थी। मैं 91 की बात कर रहा हूं। उसके बाद से आप देखिए, जब बीजेपी बहुत कमजोर थी तो भी इन इलाकों में सीटें जीत जाया करती थी। तो ये इलाके परंपरागत तौर पे बीजेपी के मजबूत इलाके हैं, तो इसमें इस बार भी जीत हो रही है, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं। अब जहां तक बात है कि कैंडिडेट को लेकर लोगों में नाराजगी वगैरह की बात, तो बीजेपी चूंकि इन्होंने एक काम तो ये करते हैं। अभी देखिए, 4 को रिजल्ट आएगा, 6-7 तारीख से ये लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर देंगे, शुरू कर देंगे। यही जब 10 मार्च को 2022 को रिजल्ट आया था, तो 11 मार्च से इन्होंने शुरू कर दिया था लोकसभा चुनाव की तैयारी। तो अगर कार्यकर्ता बहुत निष्क्रिय भी है, तो भी उसकी सक्रियता इतनी हो जाती है कि वो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना पॉलिटिकल अकाउंट ठीक कर लेता है। तो जो पॉलिटिकल अकाउंट ठीक करने की जरूरत है, वो सभी पार्टियों को करना चाहिए। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी बहुत ही डिसेंट लीडर हैं, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन कितनी मीटिंगें की उन्होंने? सिर्फ 69 मीटिंगें की हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, और एक प्रधानमंत्री को आप देखिए, वो पूरे देश में दौरे करते हुए भी उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्रों का क्लस्टर मिला के उन्होंने अपना एक रैली इलाके में कर लिया। इसके अलावा अगर हम जब पूछते थे कांग्रेस में कि भाई राहुल जी नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे अभी तो दक्षिण का चुनाव चल रहा है। तो सवाल यह है कि आपका फोकस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और आप कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं। अशोक यादव जी के पास चलूं। अशोक यादव जी, सवाल सिर्फ इतना कि आप सेकंड फेज में बता रहे हैं कि आपकी पार्टी अच्छा कर रही है, इन सीटों को जीत रही है। आप जरा बताइए, जिन सीटों का मैंने जिक्र किया, जिन सीटों की तस्वीर की बात की, आपको कहां पर उम्मीद है, कहां पर आपका गठबंधन जीत रहा है? देखिए अनुपम जी, आप 7 चरण की बात मैं एक साथ बता दे रहा हूं। आप एक चरण का पूछेंगे कि फला सीट पे क्या है, फला सीट पे क्या है, तो ये थोड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। मैं आपको मतलब कंप्लीट जो हम लोगों का जो अपना आकलन है, उस आकलन के हिसाब से इंडिया गठबंधन यहाँ पे 60 सीटें कम से कम जीत रहे उत्तर प्रदेश में। 60 सीटों पे कोई संशय नहीं है। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। ये बात वहां की 60 लाख वो युवक बोल रहे हैं जिनके पेपर लीक्स हुए हैं। वहां के उत्तर प्रदेश के लाखों जो अग्निवीर के जो हमारे नौजवान हैं, जिनके भविष्य को इन्होंने अंधकार में कर रखा है, वो बोल रहे हैं। ये बात अभी हमारे आरएलडी के साथी बोल रहे थे। आप ये बताइए, चौधरी साहब ने आजीवन किसानों के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन एक किसानों की हत्यारी भाजपा के साथ इन्होंने जाके समझौता कर लिया। ये चौधरी साहब के आत्मा को क्या जवाब देंगे ये लोग? आप ये बताइए, चौधरी अजीत सिंह साहब का सामान उठा के यही 10 साल पहले भाजपा सरकार ने फेंकवाया था रोड पे। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये लोग जाके सट गए, तो क्या किसान भूल जाएगा ये सब बातें? अनुपम जी, किसान सब चीजें नहीं भूल सकता। जी आलोक जी बोलिए।
की बात को ही जो है झूठा साबित कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि हम 80 में से 79 सीट जीत रहे हैं और एक सीट बनारस में खाली जो है हमारी फाइट चल रही है। यानी कि अभी चुनाव परिणाम आया नहीं है, अखिलेश यादव की बात को उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि हम 60 सीटें जीत रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने अपने नेताओं को एक ट्वीट किया है और संदेश भेजा है कि 300 सीटें भाजपा जीतेगी, ऐसा मीडिया दिखाना शुरू कर देगा एग्जिट पोल के समय पे। यानी कि अखिलेश यादव जी ने मान लिया है कि 300 सीट भाजपा जीत रही है और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत दीवार पर लिखी हुई दिख रही है। झूठ की राजनीति चल नहीं सकती है, सुविधा की राजनीति चल नहीं सकती है, पार्ट टाइम नेता जो आजकल जो नेता बने घूम रहे हैं उनकी राजनीति चल नहीं सकती है और अपराधियों और दंगाइयों की समर्थक सरकार जो है, जो पार्टियां हैं, उनको जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसलिए अखिलेश यादव हाशिए पर जाएंगे और मैं साफ साफ कहता हूं, हमने आजमगढ़ और रामपुर छीना है इनसे, हम इस बार मैनपुरी में भी इनको खदेड़ के रखेंगे, ये आप मान के चलिएगा। बिल्कुल आलोक जी, आप बता रहे हैं, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहे, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि और कुछ और सीटों की तस्वीर हमारे पास आई है, उस तस्वीर पर भी हम बात करें। लेकिन सबसे पहले एक बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक हवा बनाने की जो कोशिश की गई, ऐसी ही कुछ हवा हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी थी, जब गाने कुछ चल रहे थे, प्रचार कुछ चल रहा था, लेकिन जब फाइनली स्कोर आया तो स्कोर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। ये चुनाव प्रचार के दौरान इस तरीके का परसेप्शन कैसे बन जाता है, कैसे हवा बन जाती है, जरा बताइए उपाध्याय जी आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 90% वोटर है वो दो ही हिस्से में बटा हुआ है, या तो इंडिया अलायंस में था या एनडीए अलायंस के साथ है। तो चूंकि आमने सामने की लड़ाई है और जब 90% वोटर जब दो हिस्से में है तो जाहिर है कि उसमें यही चीजें दिखाई देंगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जब 40% या 50% वोटर किसी एक अलायंस के साथ हैं तो उनकी सक्रियता रहती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया अलायंस एनडीए को चैलेंज कर रहा था, लेकिन चैलेंज करने के लिए जो तैयारी इनकी करनी चाहिए थी, आपको याद हो इंडिया अलायंस की बैठकों के लिए मीडिया इंतजार करती थी, भले ही गोदी मीडिया कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मीडिया इंतजार करती थी और नेताओं से पूछती थी कि आप बैठकें कब कर रहे हैं। फिर अलायंस को लेकर किस तरीके की चीजें आगे बढ़ी हैं वो भी देखने की बात है। अखिलेश जी ने पहले 11 सीटों का ट्वीट किया, फिर उन्होंने लिबरल होकर 17 सीटें ट्वीट की, फिर लग रहा था कांग्रेस समझौता करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अचानक समझौता कर लिया। वो भी 20 मार्च से नामांकन शुरू होना था और मुझे जहां तक याद है कि ये मार्च के सेकंड वीक में इन्होंने एक्सेप्ट किया था, जब इनकी यात्रा वगैरह खत्म हो गई थी, न्याय यात्रा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, देखिए अखिलेश जी के पास 37.5% वोट थे 2022 के विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस के पास थे 2.8% वोट। 37.5 में अगर 2.8 आप जोड़ेंगे तो 40% के आसपास। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, इस आंकड़े को समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को जानते हैं और समाजवादी पार्टी, भाजपा और आरएलडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार, जो ये एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का है, जिसको हम लगातार दिखा भी रहे हैं, हर सीट की तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एग्जिट पोल 4 तारीख में जो नतीजे आएंगे उनमें से कितना डिफरेंट हो सकता है, कितना अंतर हो सकता है? देखिए, चूंकि सभी 80 की 80 सीटों पर एनडीए और इंडिया आपस में लड़ रहे हैं, यानी नंबर 1 की लड़ाई में दोनों है। मार्जिन का अंतर रहेगा, कितनी सीटों पे इंडिया अलायंस जीत पाएगा, ये इंडिया अलायंस के लोकल इक्वेशन। देखिए, खाली आप जाति का, धर्म का इक्वेशन बना के चुनाव नहीं जीत सकते। आपको सिर्फ आप फ्रीबीज के अनाउंसमेंट कर देंगे उससे भी बात नहीं बनती है। आपको एक पूरा नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी इस तरह से है, हमारे पास काम इस तरह का है। सिर्फ अगर हम सिर्फ ठकाठक कर देंगे तो उससे बात नहीं, लोगों को लगेगा वो हो सकता है वो लोग मनोरंजन के तौर पे ले लें, लेकिन जिस शिद्दत और गंभीरता से अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे थे, उसी शिद्दत और गंभीरता से बाकी नेताओं को भी रखना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि एक मिसिंग चीज है जो इंडिया अलायंस की तरफ से ठीक से बात रखी नहीं गई। कई बार चीजें उसमें इस तरह से रखा गया जैसे वो सटायर बोला जा रहा हो, जैसे विजय उपाध्याय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक अवस्थी जी, चर्चाएं इस तरह की थी, मैं सिर्फ चर्चाओं की बात कर रहा हूं, मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है। चर्चाएं इस तरह की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं, कई जगहों पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर उनका विरोध भी था, या फिर जिस तरीके से उनका व्यवहार था वो भी कई जगहों पर चर्चा का विषय था। कई जगहों पर ये सारे फैक्टर्स भी लोग गाहे बगाहे चर्चा के केंद्र बिंदु में ला रहे थे। तो क्या कुछ ये फैक्टर्स ग्राउंड पर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं कुछ सीटों पर, ऐसा आपको लगता है?
अनुपम जी, राजनीति में किसी भी संभावनाओं से जो है आप हट नहीं सकते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इस बार प्रो कंपेंसी मैं कहूंगा कि सरकार जो 10 साल से केंद्र में चल रही है, उसके बावजूद आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो एनडीए अलायंस को हाशिए पर दिखा रहे हैं। इसको मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा कि 10 साल के शासन के बावजूद जब 5 साल के लिए दोबारा, बिल्कुल आलोक जी, मैं रोकूंगा। अब हम तीसरे फेज में एंटर कर रहे हैं और थर्ड फेज की क्या तस्वीर है वो हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। संभल में कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संभल में परमेश्वर लाल सैनी पर दांव खिलाया। समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान वर्ग पर भरोसा जताया है। पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के पोते हैं जियाउर रहमान, उनको यहां पर चुनावी दंगल में उतारा गया है। मुस्लिम बाहुल्य संभल सीट पर बीजेपी की ओर से परमेश्वर लाल सैनी के सामने इंडिया गठबंधन ने जियाउर रहमान वर्ग को खड़ा किया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने यहां पर अपना खाता खोल लिया था। बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी को जीत मिली थी, लेकिन साल 2019 में शफीकुर रहमान वर्ग यहां से चुनाव जीते और संभल लोकसभा सीट पर इस बार के चुनाव में 62.81% वोट डाले गए। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार कम वोट पड़े, तब संभल में 64.73% वोट पड़े थे। ये तस्वीर संभल की निकलकर सामने आई है। हाथरस की सीट पर बात करें तो बीजेपी के खाते में ये सीट जा रही है। बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि की जीत दिख रही है। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि हार रहे हैं। तो यहां पर हाथरस लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने 2019 में राजवीर सिंह दिलेर को उतारा था और आसानी से हाथरस सीट जीती थी। इस बार भी हाथरस की सीट पर बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि जीत रहे हैं और एसपी के जसवीर वाल्मीकि हार रहे हैं। ये हाथरस में लोकसभा सीट पर 55.36% वोटिंग हुई। हाथरस में करीब 20 लाख वोटर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल पे यहां पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। बात आगरा की कर ली जाए तो आगरा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यहां पर एग्जिट पोल में आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल जीतते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में एसपी के सुरेश चंद करदम को हार मिली है। आगरा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 दशकों से इस सीट पर बीजेपी या एसपी कहीं जीतती रही है और 2019 में बीजेपी से एसपी सिंह बघेल जीतते थे। उन्होंने बीजेपी एसपी के मनोज कुमार सोनी को हराया था। इस बार एसपी के सुरेश चंद करदम को हराते दिख रहे हैं। यानी कि आगरा में 54.08% वोटिंग हुई और आगरा में 35.51 लाख मतदाता हैं। ये आगरा की सियासी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए। वहीं फतेहपुर सीकरी सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर सीकरी सीट हार रही है। बीजेपी के राजकुमार चाहर ने यहां पर कमल खिलाया है। वहीं एग्जिट पोल में रामनाथ सिंह सिकरवार को हार मिली है। तो यहां पर एग्जिट पोल की जो फिगर से 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजकुमार चाहर ही जीते थे। वहीं कांग्रेस के स्टार उम्मीदवार राज बब्बर दूसरे स्थान पर रहे थे। एग्जिट पोल में फतेहपुर सीकरी सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो फतेहपुर सीकरी की सीट पर 57.2% वोट पड़े। 2019 के मुकाबले 6% कम मतदान हुआ। यहां कुल 17.90 लाख वोटर्स हैं। यानी कि यहां की जो तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव के खाते में सीट जाती दिख रही है। बीजेपी के विश्वदीप सिंह की एग्जिट पोल में हार हो गई है। तो फिरोजाबाद भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। साल 2019 में फिरोजाबाद से बीजेपी के चंद्रसेन जादौन जीते थे। एसपी के अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के एग्जिट पोल में यह सीट समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव के खाते में चली गई है। फिरोजाबाद में 7 मई को वोटिंग हुई, जिसमें कुल 58.53% वोट पड़े। फिरोजाबाद में 18.81 लाख वोटर्स हैं। मैनपुरी की अगर सियासी तस्वीर की बात कर लें तो यह सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अखिलेश की पत्नी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जीत रही हैं। मैनपुरी से बीजेपी के जयवीर सिंह की हार हो रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी से मुख्य मुकाबला एसपी से मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य के बीच में था। उपचुनाव में डिंपल यादव यहां से सांसद बनी और एक बार फिर मुलायम सिंह की सीट से डिंपल यादव जीतती दिख रही हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 57.21% वोटिंग हुई। मैनपुरी में कुल 17.90 लाख वोटर्स हैं। तो ये मैनपुरी की तस्वीर। एटा सीट पर कमल खिला है। बीजेपी के राजवीर सिंह राजू भैया को जीत मिलती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के देवेश शाह के एग्जिट पोल में हार गए हैं।
2019 लोकसभा चुनाव में एटा सीट से बीजेपी के राजवीर सिंह राजूरिया ने जीत हासिल की। एसपी के देवेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी ये सीट बीजेपी के राजवीर सिंह को जीत मिली है। एसपी के देवेश शाह के एग्जिट पोल में हार गए हैं। एटा में इस बार 61.59% वोटिंग हुई है और एटा में करीब 15 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। ये एटा की तस्वीर और बदायूं सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। ये बड़ी खबर, एग्जिट पोल की बदायूं सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। एसपी के आदित्य यादव एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य हार गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य हार गए हैं। ये यहां पर निकल कर आ रहे हैं। 2019 में बदायूं से एसपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के बीच में टक्कर थी। बीजेपी से संघमित्रा मौर्य ने जीती थी और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हार गए थे। लेकिन इस बार यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बदायूं लोकसभा सीट पर इस बार 54.05% वोट डाले गए। बदायूं सीट पर 20.8 लाख वोटर्स हैं। तो ये तस्वीर बदायूं की है। और आंवला सीट की बात करें तो ये बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप यहां से कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। एग्जिट पोल में एसपी के नीरज मौर्य को हार मिली है। 2019 में आंवला से बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार जीते थे। बीएसपी की रुचि वीरा दूसरे नंबर पर रही। इस बार भी बीजेपी जीत रही है। धर्मेंद्र कश्यप कमल खिला रहे हैं। आंवला लोकसभा सीट पर 57.08% वोट पड़े थे। आंवला सीट पर 18.91 लाख वोटर्स हैं। तो ये आंवला की तस्वीर। और बरेली सीट की अगर बात कर रहे हैं तो बरेली सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी के छत्रपाल सिंह गंगवार कमल खिला रहे हैं। एसपी के प्रवीण सिंह गैरान एग्जिट पोल में बरेली से हार गए हैं। 2019 से पहले बरेली लोकसभा सीट पर अब तक कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इनमें से 7 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। इसमें से बीजेपी ने 6 बार लगातार जीत दर्ज की है। बरेली को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार भी यहां पर कमल खिला। एग्जिट पोल में बीजेपी बरेली से फिर जीत गई है। बरेली में 57.11% वोटिंग हुई है और 19.24 लाख वोटर्स बरेली में यहां पर मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आलोक अवस्थी, विजय उपाध्याय, अशोक यादव जी और अनिल दुबे जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।